दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, टेंस। और उस टेंस को समझने के लिए पहले आपका मूड तैयार करते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ चीज़ों को समझाना मैं शुरू करता हूं। तो चलो देखते हैं और ये समझते हैं कि आज जो हमारा सिलेबस है वो कौन कौन से एग्जामिनेशन को कवर करेगा। ज़रा देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहले हमें ये समझना होगा, इंग्लिश में सबसे पहले इंग्लिश क्या है, ये सारी चीज़ें समझें और इसका सिलेबस क्या है ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस। तो बेटा कभी भी किसी भी चीज़ की जब हम तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस होना चाहिए। अगर सिलेबस ही पता नहीं है तो चीज़ें सही तैयार नहीं हो पाती। तो सिलेबस में सबसे पहले हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो 3 ही चीज़ें हमें सीखनी होती हैं। नंबर 1 ग्रामर। ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे ज़रा ये चीज़ हम आपको यहाँ समझाते हैं। सबसे पहले तो बात आती है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम लोग क्या सीखते हैं, डिस्क्रिप्टिव में 3 चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन टैग, टेंस में हम यहाँ पर सीधा वॉइस ले लेते हैं, वॉइसेस, और ये आ गया नरेशन। अगर हम बात करें तो सिलेबस में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एसएससी, बैंक, एनडीए, एयरफोर्स, सब में ग्रामर में हमें ये चीज़ सीखनी है। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव लेवल पर हम चीज़ें सीखेंगे जिसमें 3 चीज़ें होंगी, क्वेश्चन टैग, वॉइस एंड नरेशन। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल जो ग्रामर है उसमें क्या चीज़ आएगी, आपकी पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेता है। फंक्शनल ग्रामर में पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका हो जाएगा। अब इसके बाद ज़रा आगे बढ़ते हैं और एक नए चीज़ को समझने का प्रयास करें। ग्रामर में तो ये चीज़ हो गया। अब आपका दूसरे नंबर पर आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में हम क्या क्या सीखेंगे ये आपको बताते हैं। तो वोकैबुलरी में आपको 4 चीज़ें सीखनी हैं। वोकैबुलरी में 4 चीज़ें सीखनी। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेज। और लास्ट अगर बात करें तो फ्रेजल वर्ब्स आएंगे यहाँ पर, फ्रेजल वर्ब्स। तो ये 4 चीज़ें तो हमें सीखनी है किसमें, वोकैबुलरी में। अब लास्ट पार्ट बचा और क्या होगा, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज़ बचती है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या हम लोग सीखेंगे ये और देख लेते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन में सिर्फ 3 चीज़ें आपको सीखनी हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। इसमें एक तो हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेकंड नंबर पर हम बात करें तो यहाँ पर एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, सेकंड नंबर पर क्लोज टेस्ट आ गया, और थर्ड पर हमने बात कर ली पैरा जंबल की। ये पूरा का पूरा बेटा आस्पेक्ट है आपका, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। अब हम बात ये करेंगे कि इसके बाद हम इतना समझ लिया, ये तो सिलेबस हो गया हमारा। अब बात करेंगे कि ये सिलेबस किस किस एग्ज़ाम को कवर करेगा। तो ये भी बातचीत देख लेते हैं, ये कौन कौन से एग्जामिनेशन को कवर करने जा रहा। तो ये जो सिलेबस है स्पेशली इन एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। जैसे आपका एसएससी हो गया, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, ये एग्ज़ाम्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते बैंकिंग एग्ज़ाम जितने भी हैं ये भी कवर हो जाएंगे। तो एसएससी की अगर बात करते हैं तो एसएससी में आपका
CGL, CPU और CHSL, और एक इसमें MTS, स्टेनोग्राफर, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन आपके इसमें कवर होंगे। और सेकंड नंबर पर NDA, CDS, एयरफोर्स, ये एग्ज़ाम्स भी आपके कवर हो जाएंगे। बैंकिंग एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे कहते मैं तो SSC की तैयारी कर रहा हूँ, क्या इसमें NDA, CDS में ये हमारा इंग्लिश आएगा? बिल्कुल आएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट लेवल में आपने देखा DSSB के कुछ एग्ज़ाम्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये मान के चलो जितने भी एग्जामिनेशन हैं सबका इंग्लिश सेम ही होता है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने क्या समझा इसमें कि ये तो हमारा इंग्लिश का सिलेबस रहा जिसमें हमें 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले मैंने कहा ग्रामर में हम आपको सिखाएंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जिसमें क्वेश्चन टैग, वॉइस एंड नरेशंस के क्वेश्चंस बनेंगे। फिर हम आएंगे फंक्शनल ग्रामर, जिसमें ओवरऑल आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। वोकैबुलरी में आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं चीज़ों को सिखाने का प्रयास करूंगा, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज और ये फ्रेजल वर्ब्स रहा। फिर लास्ट में हम आते हैं कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन में 3 चीज़ें सीख लेते हैं, इस हर एग्जाम में आती हैं, जितने भी अच्छे एग्जाम्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल। अब ये यहाँ पर मैंने बताया कि ये हमारा सिलेबस किन किन एग्जाम्स को कवर करेगा, तो ये सारे एग्जाम्स इसमें कवर होंगे। अच्छा, इसमें बैच का जो टाइमिंग रहेगा, कितना ड्यूरेशन मैं आपको देता हूँ, तो मेरा बैच जो भी रहता है उसकी टाइमिंग रहती है 1 आवर्स 30 मिनट, यानी कि आपको 1 घंटा 30 मिनट डेली क्लास मिलेगी। कब से कब तक? मंडे टू सैटरडे। ठीक है, इसके साथ में आपको एक्सरसाइज के लिए बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस मटेरियल भी रहेगा, तो उस पर भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब जो बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं कि इंग्लिश क्या है, कैसे क्या है, इसका बना सारा सिस्टम समझते हैं। बात करते हैं इंग्लिश की, और इंग्लिश क्या है ज़रा ये समझते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश तो क्या है इसको हम लोग समझने का काम करते हैं, और इसमें भी मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के चल रहा हूँ, बिल्कुल इसका जो 0 लेवल है लेकर चलता है। इंग्लिश क्या बेटा? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, ये हम सभी जानते हैं, एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज बनती कहाँ से है ये समझते हैं। तो लैंग्वेज बनी कहाँ से बेटा? साउंड से आपकी ये लैंग्वेज बनती है। अब ये साउंड के 4 एस्पेक्ट होते हैं, वो ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। साउंड के 4 एस्पेक्ट क्या हैं ये देखते हैं। तो साउंड के जो 4 एस्पेक्ट हैं वो क्या है? आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो आपका होगा लिसनिंग। ये 4 एस्पेक्ट हैं, इसी साउंड की वजह से 4 एस्पेक्ट तैयार होते हैं आपके। ये 4 एस्पेक्ट क्या होते हैं? तैयार होते हैं। अब ज़रा ये समझते हैं कि ये साउंड बनती कहाँ से है, कैसे साउंड बनती है। तो उसके लिए हम ये समझना पड़ेगा, ये इंग्लिश में ये वावल्स होते हैं। वावल्स कौन कौन से हैं ये समझते हैं। A, E, I, O, U, ये 5 वावल्स हुए। अब अगर हम हिंदी में बात करें तो ये सारे, ठीक है, अ, आ, ई, उ, ये तुम्हारे क्या हुए? वावल्स हुए। अगर हम इसके बाद बात करते हैं कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट की बात करें, ये वावल साउंड है बेटा। और एक अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट में क्या है? V, C, D, F, और ये सारा का सारा क्या होगा? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ से हमने साउंड की बात की। तो सबसे पहले बात हमने क्या किया कि आज इंग्लिश को हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से सीख रहे हैं। और इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज बनती कैसे है? साउंड से। साउंड के एस्पेक्ट है
फॉर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। अब ये साउंड कहाँ से बनती है, तो ये इन जो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें लिखी, बाउल्स और कॉन्सोनेंट, यहाँ से साउंड तैयार होती है, यानी कि अल्फ़ाबेट से। अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट। तो इसमें इंग्लिश वर्णमाला में कितने पूरे लेटर्स कितने होते हैं, 26 तो हो गए आपके लेटर्स, ये हो गए 26 क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। अब ये लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। ये लेटर्स क्या है टोटल, इनको हम लोग बोल देते हैं अल्फ़ाबेट। तो 26 लेटर्स हैं और फिर इस पूरे लेटर्स को क्या बोला जाता, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अब जब हम अल्फ़ाबेट को मिला करके, कुछ अल्फ़ाबेट्स को मिला करके कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड। ये अल्फ़ाबेट से मिलकर के क्या बनता, वर्ड। अब ये समझने का प्रयास करें कि वर्ड रियल में होता क्या है, वर्ड क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा, ये कोई वर्ड मैंने लिख दिया AFN, बताओ आप इसको वर्ड कहेंगे? AFN क्या कोई वर्ड है, या फिर कोई इक्वल लेते हैं ACT, ये कोई वर्ड है? या मैंने लिखा ODG, ये कोई वर्ड है? मुझे नहीं लगता ये कोई वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसका कोई नहीं है और ये मीनिंग नहीं है तो वर्ड नहीं है। तो मीनिंग नहीं तो वर्ड नहीं, तो सबसे पहले इसको करेक्ट करते हैं, इसका FAN। देखो अब ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया, बिल्कुल बन गया। इसका मतलब फैन, पंखा होता है। अगर हम इसको देखते हैं CAT कैट, अब ये भी वर्ड मीनिंगफुल हो गया, बिल्ली होता है इसका। और इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम कहें GOD गॉड, या फिर लिखें DOG डॉग, यानी कि इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग बन गए हैं। जिसका मीनिंग है वो वर्ड है, जिसका मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन तैयार करते हैं, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी कि हम वर्ड किसको कहते हैं, वर्ड किसको कहते हैं, लेटर्स की जो मीनिंगफुल यूनिट होती है उसको हम लेटर कहते हैं, उसको हम वर्ड कहते हैं। लेटर्स का जो क्या होता है, मीनिंगफुल यूनिट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। यानी कि वर्ड को हम तभी वर्ड कह सकते हैं जब उसका कोई मीनिंग हो, अगर मीनिंग नहीं तो वर्ड नहीं। तो ये बातचीत हम लोगों ने समझ ली, वर्ड क्या होता है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स होता। अब यूनिट और लेटर, वर्ड की इस सारी चीज़ों को आगे समझते हैं। अब देखो ज़रा, वर्ड यूनिट, तो हम लोगों ने समझा वर्ड, और वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब ये यूनिट क्या है, यूनिट से बना आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ से क्या बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ये चीज़ें सारी हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम मेन जो मुद्दा है उस मुद्दे पर आते हैं। तो इस यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ज़रा समझते हैं। यूनिट को ही क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, टॉम पत्र लिख रहा है, तो मैंने कहा भाई इसमें टॉम क्या होगा, नाउन होगा। अब आप कहते हो सर मुझे तो नाउन ही पता नहीं है, आपने तो कह दिया नाउन। तो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। सबसे पहले बात करेंगे नाउन की, प्रोनाउन। अच्छा, नाउन क्या होता है, अगर हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, मीन्स जिसका नाम है वो नाउन है। कोई भी चीज़ संसार में ऐसी जिसका नाम होता उसको आप नाउन कह सकते हैं। प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन क्या करेगा, अभी बिल्कुल संक्षेप में शॉर्ट में समझते हैं। रिप्लेस ऑफ नाउन, ये क्या करेगा, नाउन को रिप्लेस करेगा। प्रोनाउन क्यों बना, नाउन की जगह पर आ जाएगा। फिर बात करते हैं एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है ये समझने का काम करें। एडजेक्टिव क्या करेगा, क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाइज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है, एडवर्ब का काम क्या है, और वर्ब एक और लिख लेते हैं, वर्ब।
तो एडवर्ब और वर्ब का क्या रोल है ये समझते हैं। क्वालिफाइज वर्ब, ये वर्ब को क्वालिफाइज कर, और वर्ब क्या है, जो एक्शंस को बताए, एक्शंस, डूइंग और हैपनिंग, जो किसी एक्शन को करने को बताए उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन, और नेक्स्ट कंजंक्शन, और एक चीज़ और होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इंटरजेक्शन। तो प्रीपोजिशन क्या होता, अगर हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो रिलेशन को बताता है, किसके बीच में, वर्ड्स के रिलेशन को बताएगा, किसी चीज़ के बीच में रिलेशन को बताता है। कंजंक्शन क्या है, ज्वाइनिंग टू वर्ड्स, सेंटेंस और फ्रेज, जो सेंटेंस को, फ्रेज को, वर्ड्स को ऐड करे, जोड़ने का काम करे, उसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन। लास्ट बचता है इंटरजेक्शन। अगर हम इंटरजेक्शन की बात करते तो इंटरजेक्शन की में हम बातचीत करते हैं सडन फीलिंग्स की। सडन फीलिंग्स क्या है, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी आप पढ़ रहे हैं और आपके नीचे कुर्सी के कोई सांप निकल आए, तो अचानक से तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, कोई ना कोई फीलिंग्स आएगी और आप कुछ भी चिल्ला पड़ेंगे। तो क्या है, एक सडन फीलिंग है, रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से आपको कोई कांटा चुभ जाता है तो आप चिल्ला पड़ते हैं एकदम। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सडन फीलिंग्स हैं। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाते पढ़ाते ऊपर सींग निकल आए तो तुम लोग हंसोगे, सर क्या बात है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती, सडन फीलिंग्स हैं। तो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज करते हैं वो क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। तो ये तो हमने थोड़ा थोड़ा अभी शॉर्ट में समझा। अब हम बात करते हैं आगे की। तो ये अभी क्या क्या हम लोगों ने समझ लिया, वर्ड क्या है, यूनिट क्या है, और यूनिट से ही मिलकर के बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। ये चीज़ हम लोगों ने समझा। तो बेटा वर्ड क्या बताया था, वर्ड क्या है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक बात और निकल के आती है, किसकी, फ्रेज की। तो अभी हमने वर्ड तो समझ लिया, वर्ड आपने क्या समझा, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अब ये तो हो गया वर्ड, लेकिन अब अगर ये किसी सेंटेंस में 2-3 वर्ड मिल कर के किस किस चीज़ को बनाएंगे, तो वो बनाएंगे फ्रेज। अब आप कहोगे सर फ्रेज क्या है, तो ज़रा ये समझने का काम करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम ये क्या होगा, राम एंड श्याम कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या कहना चाहता, क्या है भाई राम और श्याम। इन द क्लास क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हो, ये कन्फर्म नहीं हो रहा। और देखो जब 1 2 3 जब कुछ वर्ड्स मिलकर के कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको कहते हैं फ्रेज, लेकिन जिसका क्या होता है कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। तो क्या बनेगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी कि वर्ड्स का वो ग्रुप जिसका मीनिंग क्या ना हो, कंप्लीट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। अब यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन बातचीत निकल के आती है, हमें वर्ड्स पता चल गया, फ्रेज पता चल गया। बात की वर्ड और फ्रेज। अब फ्रेज ये तो आपने कह दिया फ्रेज है क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो अब इससे बात हम आगे अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ से एक चीज़ हमारे सामने आएगी, सेंटेंस। और सेंटेंस को समझने के लिए, सेंटेंस क्या होता है ये चीज़ भी समझनी होगी। सेंटेंस को समझने के लिए हम बात करेंगे, इसमें भी 2 चीज़ें हमें समझनी होती। एक तो कंप्लीट मीनिंग, यानी कि सेंटेंस, हम तभी सेंटेंस कह सकते किसी चीज़ को जिसका कंप्लीट मीनिंग हो। और दूसरी बात आएगी अरेंजमेंट
अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, एक एग्जाम्पल लिया, मुझे काट कर आम खिलाओ। तो भैया इसे ठीक लिखा क्या मैंने, ज़रा बताएं। मुझे काट कर आम खिलाओ, ये बातचीत ठीक लिखी है क्या कि कुछ गड़बड़ हो गया? या मैं ये कहूँ, मेहमान को प्लेट में रख कर खाना दो। ये दोनों बेटा बातचीत जल्दी से बताओ, ये क्या ठीक लिखा है कि कुछ गड़बड़ है? हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया। इसमें क्या होगा, वर्ड्स का अरेंजमेंट ठीक से नहीं होगा, वर्ड्स का अरेंजमेंट ठीक से नहीं हुआ। इसका मतलब तो हमें ये समझ में आता है कि किसी भी सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। किसी भी सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग से ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो यानी कि हमें सेंटेंस में वर्ड्स का अरेंजमेंट सबसे पहले सही ढंग से करना होगा, तभी वो कंप्लीट मीनिंग देगा। अगर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ठीक नहीं होगा तो कंप्लीट मीनिंग भी सही से नहीं निकल पाएगा। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ जाती है। तो ज़रा देखते हैं अब हम सेंटेंस में करेक्ट अरेंजमेंट करेंगे कैसे। उसके लिए हमें ज़रूरत होगी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले तो हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले समझते हैं। हमें पता होना चाहिए सेंटेंस का सब्जेक्ट, दूसरा मेन वर्ब, और फिर केवल वर्ब लिखा अभी, और यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट। तो ये 3 चीज़ें हमें आनी चाहिए। किसी भी सेंटेंस का अगर हमें सही स्ट्रक्चर तैयार करना है तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। ये सब्जेक्ट हो सकता, सब्जेक्ट अकेला हो या फिर क्या हो, ये डूअर भी हो सकता। अगर वर्ब की बात करें तो हम वर्ब, यहाँ 2 तरीके की वर्ब होंगी, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हो गया मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझना होगा, मेन वर्ब जो हैं, मेन वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो कितनी हैं, ये समझने का काम करते हैं। सबसे पहले V1 ये एक फॉर्म हो गई, दूसरा V2 और V3। किसी भी वर्ब की ये 3 फॉर्म आपने पढ़ी हैं। चौथी फॉर्म क्या होती है, V1 + S या ES, एक चौथी फॉर्म है। और एक 5th फॉर्म भी आपकी बनेगी V1 + ING। यानी कि कोई भी वर्ब हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 पैटर्न्स हो सकते हैं, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म बोलते हैं। ये वर्ब का बेस फॉर्म होगा और ये इसके पैटर्न होंगे। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। यानी कि सेंटेंस में सबसे ज़रूरी है करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का अरेंजमेंट। और वर्ड्स का अरेंजमेंट अगर ठीक होगा तो उसका कंप्लीट मीनिंग आएगा। और इन सब के लिए हमें ज़रूरत होगी सब्जेक्ट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें सही से आना चाहिए। अब इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के आधार पर ये समझते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये जो वर्ड्स का अरेंजमेंट है, इसके आधार पर, इसकी बेसिस पर हम समझते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 बात कर लेते हैं। सबसे पहली आता है आपका एसर्टिव। अब एसर्टिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है ये आप लोग जानते हैं। और उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एसर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते, इनको किस किस नाम से जाना जाता है। ये क्या कह दिया, हमने यहाँ समझा बेस फॉर्म। ये सारे क्या हैं, बेस फॉर्म के पैटर्न हैं। और इसी के आधार पर ये हम समझते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, नंबर 1 बात की हमने एसर्टिव। एसर्टिव को आप लोग बताएंगे और किन नामों से जानते हैं। तो एसर्टिव बताने का जरा काम करें। एक तो हो गया पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, और दूसरा अफर्मेटिव। ये इन नाम से भी हम एसर्टिव को जानते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो कोई भी एसर्टिव सेंटेंस लिखा जाए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब ज़रा एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा रीमा इज राइटिंग आ नोवेल, क्या होगा, एसर्टिव सेंटेंस होगा।
और इसमें देखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें वर्ड्स का अरेंजमेंट ठीक है और ये मीनिंगफुल भी है। इसका मतलब ये बिल्कुल सारी बातचीत बिल्कुल सही लिखी है, ठीक है। अब हम एसर्टिव हो गया, तो एसर्टिव के बाद बात करेंगे किसकी, निगेटिव की। निगेटिव में क्या होगा, कोई भी निगेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव क्या होता है, जिसमें नोट लगाओ और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इसका एक लिख लेते हैं एग्जाम्पल ज़रा, तो क्या लिख जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया इसी को लिख देते हैं, रीमा इज नॉट राइटिंग आ नोवेल। तो ये तो आपका क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। अब ज़रा इसके बाद हम जो बातचीत करने वाले हैं इंटेरोगेटिव, बेहतरीन बातचीत। हमने समझा सेंटेंस में सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, उसमें कंप्लीट मीनिंग से ज़्यादा ज़रूरी है वर्ड्स का अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट हम वर्ड्स का कब सही कर सकते, जब हमें स्ट्रक्चर पता हो। स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें होती, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमने समझा एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव को हम अन्य नाम से भी जानते, पॉजिटिव और अफर्मेटिव। आपका स्ट्रक्चर मैंने सामने ये लिखा है। और अगर हम बात करते हैं निगेटिव, निगेटिव क्या होता है, जिसमें नोट लगाओ। अब ज़रा आगे समझने का काम करते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात क्या आती है, नंबर 3 इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव जो प्रश्न पूछने का काम करें, जो क्वेश्चन पूछने का काम करें, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो प्रश्न पूछें उसको आपने क्या दिया, इंटेरोगेटिव, और साइन ये लग गया। तो जो प्रश्न पूछने का काम करते, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो आप आंसर दोगे यस या नो में। क्या आपने फिल्म देख ली है, आपने देख ली तो आप कहोगे यस, नहीं देखी तो आप कह दोगे नो। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर हम लोग यस या नो में दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी बात को उलट देता और आपसे पूछता, अभी सुनना, आपने क्या ब्रेकफास्ट कर लिया है, आपने क्या ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो अभी आप कहते हैं हाँ सर मैंने पकोड़े खाए, मैंने पालक पनीर खाया, मैंने 12 केले लपेट दिए। कुछ कहेंगे सर मैं तो सुबह से गुरुजी लपेटे ही लपेटे जा रहा हूँ। मतलब क्या होगा कि क्वेश्चंस 2 भागों में बट रहा है, क्वेश्चन 2 भागों में बट रहा है। तो ज़रा देखते हैं इसमें क्वेश्चंस आपने कहा 2 भागों में बटा। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहला जो होगा क्लोज एंडेड। एक तो बातचीत हो गई क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसका आंसर हम किस में देते हैं, एस या नो में। अगर किसी चीज़ का आंसर आप एस या नो में दे रहे हैं, वो कैसा क्वेश्चन होगा, क्लोज एंडेड होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये तो होगा आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। मैंने कहा डू यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या आप ब्रेकफास्ट करते हो, तो अभी आप बिल्कुल कहेंगे यस आई टेक ब्रेकफास्ट, हाँ मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा हैव यू सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, तो आप इस दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके सामने कैसे हुए, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हुए, जिसके आप आंसर किस में दे रहे हो, एस या नो में दे रहे हो। अगर आप क्वेश्चन का आंसर एस या नो में दे रहे हो तो क्लोज एंडेड होगा। इससे पहले मैंने तुमसे आपसे लोगों से क्या बातचीत की थी, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, आपने कहा एस या नो। फिर आपने ब्रेकफास्ट में क्या किया है, तो आपने आंसर क्या दिया था, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। डिस्क्रिप्शन दे दिया यानी कि ये क्वेश्चन कैसे बन गया, ओपन एंडेड हो गया। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या है, जिसका आंसर हमें डिटेल में देना होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये जैसे अभी यही क्वेश्चन लिखा था,
इसको ही लिख लेते हैं, डू यू टेक ब्रेकफास्ट। तो अभी आप आंसर दे रहे थे यस या नो में, लेकिन इसके आगे ही मैंने क्या लिख दिया, अगर मैंने लिख दिया व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, या इसको ऐसे कर देते वेयर डू यू टेक ब्रेकफास्ट, तो अब आप आंसर एस में नहीं दोगे, आपको प्लेस बताना होगा वेयर डू यू टेक ब्रेकफास्ट। आई टेक ब्रेकफास्ट एट होटल, रेस्टोरेंट, जहाँ भी। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कहा, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया ये आपका। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये आपके क्या होंगे बेटा, ये सारे के सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए। यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो ये दो हिस्सों में बढ़ता है। एक इसमें जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता वो होगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और अगर कोई क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होगा। तो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड आपने समझ लिया। अब यहीं से मेन मुद्दे की बात करना अब हम शुरू करते हैं, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, टेंस। अब हम जिस खूबसूरत टॉपिक की बात करना चाहते थे उससे पहले बिल्कुल हम लोगों ने बेसिक लेवल को इंग्लिश की समझा। अब हम बात करते हैं टेंस की। तो टेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं टेंस क्या है। रियल में ये इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन। तो इसको समझने से पहले अगर हम एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन में आपको बता चुका हूँ एक्शन क्या होता, जो मेन वर्ब है उसको ही हम क्या कहते हैं, एक्शन कहते हैं। तो कोई मेन वर्ब है वो आपका क्या होगा, एक्शन होगा। और इसके मैंने आपको पैटर्न बताए थे क्या, V1, V2, V3, V1 प्लस एस या ES, ये इसके 5 पैटर्न हो गए। और V1 प्लस ING, कोई भी मेन वर्ब के इतने से ज़्यादा पैटर्न नहीं हो सकते, ये केवल 5 पैटर्न्स इसके हो गए। अब हम बात करते हैं टाइम की जरा। तो टाइम को समझ लेते हैं। टाइम क्या है, जो अगर जैसे अभी बात करते ये जो चल रहा है, ये जो चीज़ चल रही है इसको क्या कहेंगे हम, प्रेजेंट कहेंगे। यानी कि सबसे पहले प्रेजेंट की बात करते तो प्रेजेंट क्या होता है, जैसे मैं अगर कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वो समय है जिसको आप देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। ये वो समय है जिसको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब अगर हम जस्ट इसके उल्टा चलने का काम करते हैं, अभी जैसे मान के चलो 9 बजा है और 9 बजे आपसे ये बातचीत कही तो आपने कहा कि ये तो भैया प्रेजेंट हो गया। क्यों, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यानी कि ये वो टाइम है जिसको वी आर एक्सपीरियंसिंग, जिसका हम क्या कर रहे होते, एक्सपीरियंस कर रहे होते। लेकिन अगर इसके रिवर्स में चलने का काम करें तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, पास्ट। अब पास्ट क्या है, मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक क्या होगा, प्रेजेंट, क्योंकि आप इसको देख समझ रहे थे और इसको अनुभव भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि आप सुबह 6 बजे क्या कर रहे थे, तो आप कहते सर मैं सुबह 6 बजे सो रहा था। कुछ कहेंगे मैं नहा रहा था, धो रहा था। अच्छा, धोते भी हो, हाँ ठीक है, तो नहा धो रहा था। अब कुछ मैसेज कर रहे थे किसी को, मैं कुछ जानू बेबी सोना कर रहे थे, कुछ ऐसा कर रहे थे। यानी कि वो पास्ट था, ये वो समय था जिसको आपने ना तो महसूस किया, ना देखा और ना ही एक्सपीरियंस किया। तो एक टाइम का वो पार्ट जिसको ना तो हमने देखा, ना महसूस किया और ना ही एक्सपीरियंस किया, तो क्या बना, पास्ट हो गया। अब ज़रा आगे चलते हैं और यहाँ पर बातचीत करते हैं। एक नया टाइम हमारे सामने आएगा, फ्यूचर। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं और अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आज 8 बजे मूवी देखने जाऊँगा, मैं आज रात को 8 बजे मूवी देखने जाऊँगा, तो ज़रा समझने का प्रयास करें। मैं आज रात को 8 बजे मूवी देखने जाऊंगा, तो ना तो अभी 8 बजे हैं और ना ही मैं मूवी देखने गया हूँ। ये चीज़ केवल क्या है, हमारे माइंड में है, विचारों में है। तो एक टाइम का एक ऐसा हिस्सा जिसको ना तो हमने देखा ना ही महसूस किया, केवल वो चीज़ हमारे किस में है, विचारों में है।
उस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर कहते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली। टाइम क्या है, टाइम में हमने बातचीत को समझा। टाइम में प्रेजेंट एक वो टाइम होता है जिसको हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और अगर हम इसके अपोजिट चलते हैं, उल्टा जाते हैं, तो एक टाइम का वो हिस्सा जिसको ना तो हमने देखा ना महसूस किया, उसको हम पास्ट कहते हैं। लेकिन अगर हम बात फ्यूचर की करते हैं तो फ्यूचर में ये वो टाइम है जो केवल हमारे विचारों में है। और सच में अगर देखा जाए तो ये कोई टेंस नहीं है, इनफैक्ट ये बिल्कुल कोई टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हमने टाइम में जोड़ दिया। एक कोई टाइम नहीं होता फ्यूचर का, लेकिन फिर भी हमने इसको टाइम में एक तरीके से ऐड कर दिया। चलो, अब ये बातचीत जब अगर हमें समझ में आ जाती है तो यहीं से एक नई बातचीत समझने का काम करते हैं। अच्छा, ये 5 पैटर्न्स अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो एक बार मैं इसके लिए कोई वर्ड लिख करके समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा राइट, V1 हो गया, रॉट, रिटन, ये V1, V2, V3, और नेक्स्ट हो गया राइट्स और राइटिंग। तो ये आपने देखे 5 पैटर्न होंगे। अब इसी के बेसिस पर हम लोग समझने का आगे काम करते हैं। ये क्या, कौन सा टाइम था जिसका हम लोगों ने इसका एक्सपीरियंस हो किया, और इसका ठीक है, ये पहले ही हो गया। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें समझ ली। अब बात करते हैं, टाइम को बताने के 4 एस्पेक्ट होते हैं। वो एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, ज़रा यहाँ समझने का काम करते हैं। सबसे पहले टाइम बताने के 4 एस्पेक्ट हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। ठीक है, ये 3 एस्पेक्ट अभी हमने लिए। कंटिन्यूअस क्या है, नाम से पता चलता, अनिश्चित। क्या है, अनिश्चित, जिसका कोई चीज़ निश्चित ना हो। इंडेफिनिट में आप जब भी कोई भी चीज़ का इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे तो उसमें या तो V1 होगा या फिर क्या होगा, V1 प्लस एस या ES होगा, या फिर अगर होगा तो V2 होगा। यानी कि इंडेफिनिट में सभी में ये चीज़ चलने वाली है। अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की, यानी कि जो काम लगातार कंटिन्यू चल रहा हो, तो इसमें V1 प्लस ING यूज हो जाएगा। और परफेक्ट की अगर बात करते हैं तो परफेक्ट में क्या होगा, आपका V3 का यूज करेंगे। अब आप कहोगे सर चौथा तो आपने लिखा ही नहीं, तो देखो चौथा जो एस्पेक्ट है वो कोई नया नहीं है, वो इन्हीं से मिल कर के बनता है। क्या बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो परफेक्ट और कंटिन्यूअस जब ये 2 चीज़ों से मिल कर के बना, यानी कि तो इसमें V1 प्लस ING भी होना चाहिए, V3 भी होना चाहिए। ये चीज़ समझते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये मैंने लिखा V। इस B के पैटर्न को ज़रा समझते हैं। ये प्रेजेंट में अगर बात करें तो H M R ये प्रेजेंट होगा, और इसका एक पास्ट क्या हो गया, वॉज, और बर इसका पास्ट होगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहीं से एक ये चीज़ निकल के आएगी वीन, जो इसका V3 हो जाएगा। यानी कि हमने B फॉर्म के ये 3 पैटर्न अलग अलग देखे, प्रेजेंट में एजेमा, पास्ट में वॉजबर, और फिर यहाँ पर एक्शन थर्ड व्हील। तो अभी हमने क्या कहा आपसे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई नई बात नहीं है, ये यहीं से जो मिल करके बनी है, यानी कि इन्हीं 3 एस्पेक्ट में से बना है। तो यहाँ क्या आ गया, परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट मतलब V3। तो यहाँ पर V3 में क्या आ गया, वीन आपका V3 हो गया, प्लस अब कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। और ये बीन जो है आपका यहाँ से इस तरीके से ये आया बीन, ठीक है। और परफेक्ट की वजह से होगा बीन, और कंटिन्यूअस की जगह से हो गया V1 प्लस ING। आगे की बातचीत हम लोग कल करेंगे, और आज का मैं टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मिलते हैं गाइस कल नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करें, और आगे बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं चीज़ों को आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।